हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज हम फिर से करने वाले अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस फॉर बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री, जिसका हमारा पहला पेपर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। भाई मैं आपको बता दूं, अब तक हमारे पास डे 4 हो चुके हैं। डे 4 का मतलब है कि हमारे पास सर 4 लेक्चर, हमने छोटे छोटे से लेक्चर्स हमने बना रखे हैं। इस पर 4 दिन बना चुके हैं। आज हमारा डे 5 है, मतलब 5वां दिन है। और पिछले 4 लेक्चर में हमने क्या किया भाई, 40 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। हर लेक्चर में हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं भाई? 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने अब तक 40 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आज हम 41 से लेकर 50 तक के सभी क्वेश्चंस को जानने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, कैसे हैं, सबको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है वो भी जानेंगे। सारी चीजें देखते हैं। चलिए काम करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, 1 बाय 1। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि हमने जितनी भी चीजें बतानी थी वो पिछले लेक्चर्स में हम बता चुके हैं, तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है भाई? बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है, सर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सर इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है? तो मैं आपको बता दूं बॉइलिंग पॉइंट से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है आपका, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर आता है, तो आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है। क्या याद रखना है सर? जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर? कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास एक कंपाउंड 1 कार्बन का, दूसरा 2 कार्बन का है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा? हम कहेंगे सर 2 वाले कार्बन का। 2 से ज्यादा 3 का, 3 से ज्यादा 4 का। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे, मास बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है सर? अगर मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, फिर क्या करेंगे? मान लीजिए मेरे पास इधर भी कार्बन 4 कार्बन का कंपाउंड है, ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड है। फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। तो उस केस में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो किसका कम है? तो मैं आपको बता दूं भाई, अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो भाई बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ऐसे मान के चलिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम। और बॉइलिंग पॉइंट आपका रेसिप्रोकल होता है किसके? ब्रांचिंग के। ब्रांचिंग के। अगर ब्रांचिंग का मतलब है, अगर मान लीजिए हमारे पास में, हम लेके चलते हैं, अगर हमारे पास में मान लीजिए कार्बन एटम अगर सेम है, तो उस केस में आप देखोगे जहां पर ब्रांचिंग होगी वहां पर नंबर ऑफ जो वॉल्यूम पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आई थिंक दिख नहीं रहा है ना, हटा देते हैं इसको, इससे आपको नहीं दिख रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो वॉल्यूम पॉइंट है, पहली बात तो जितने ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा वॉल्यूम पॉइंट होगा। अगर कार्बन सेम है तो फिर आप देख लीजिए ब्रांचिंग को, कि जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उसका जो वॉल्यूम पॉइंट है उतना ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जरा देखो, इसने बोला एन हेप्टेन। हेप्ट का मतलब सर 7 कार्बन, एन का मतलब नॉर्मल चेन है, तो 7 कार्बन की चेन होगी। 1 2 3 4 5 6 7। सर इसी तरह की होगी ना हेप्टेन। हाइड्रोजन लगाने में हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं, डायरेक्टली आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरे में सर 2 मैथिल हेक्सिन। हेक्स का मतलब क्या है भाई? हेप्ट का मतलब 7 हो गया, है ना? हेक्स का मतलब क्या ना हो गया? 6 हो गया। तो यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6। और इसके 2 पर कौन है? मिथाइल। सर 2 नंबर पर मैं मिथाइल लगा देता हूं। ओके, नेक्स्ट पेंटेन। पेंट का मतलब कितना हो गया भाई? 5। 1 2 3 4 5। और इसके 3,3 डाइमिथाइल। 2 मिथाइल लगे हैं, दोनों 3 पे लगे हैं, तो एक इधर होगा, दूसरा मेरा इधर होगा, ठीक है? अगला है 3 मिथाइल हेक्सेन। हेक्स का मतलब फिर से कितना होगा? 6 कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6। और इसके 3 पे कौन है? एक मिथाइल लगा दिया। सर आपको ना ज्यादा कुछ नहीं देखना, हालांकि स्ट्रक्चर आपको नहीं बनाना आता ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। आप एक चीज देखिए, क्या देखना है कि भाई जितनी ज्यादा लंबी कार्बन चेन होगी, अगर इन सब में एक चीज देखो, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 चेन में, एक इधर 7 कार्बन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। मतलब सब में नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम है। और जब नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम हो तो फिर हम एक चीज देखते हैं भैया, जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग उसका वॉल्यूम पॉइंट उतना ही
कम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कोई ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ पर एक ब्रांचिंग है, यहाँ भी एक ब्रांचिंग, यहाँ पर कितनी ब्रांचिंग है, 2। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना ही कम हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम। हमसे वही पूछा भाई लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो ब्रांचिंग सबसे ज्यादा सी में, इसलिए लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हमारा सी का होगा। अब मैं सही सर हमको तो स्ट्रक्चर बनाना ही नहीं आता है, हम कैसे पता करेंगे, तो बहुत ही आसान है भैया। चेन देखो ना, चेन जिसमें कम है, यहाँ देखो हेप्ट का मतलब 7 कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है, 6 का सबसे कम कहाँ है भाई, यहाँ पर है। कम यहाँ है तो तब ब्रांचिंग हुई तभी तो कम है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन सी। अब डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था, इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन नंबर इज 42 और क्वेश्चन नंबर 42 हमसे क्या कहता है जरा सुन लेते हैं एक बार। क्या कह रहा भाई, ये कह रहा हमसे द मार्स गैस मेनली कंटेन्स, मार्स गैस में क्या होता है भाई, मार्स गैस नाम ही दूसरा किसका होता है, CH4 का। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन बचपन वाला क्वेश्चन पूछ लिया है भाई। जहां पर दलदली जगह होती है ना, दलदली कीचड़ वगैरह होता है, थोड़ा सा दलदल होता है, वहां पर जो पेड़ पौधे होते हैं, जो जीव जंतु जो भी होते हैं मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो वहां से क्या होते हैं, बदबू सी आते हैं, बदबू टाइप जो आती है। तो वहां से जो गैस निकलती है, एक्चुअली वो गैस कौन सी होती है, मीथेन गैस होती है, जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जो छोटे छोटे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां से रिलीज करता है ना। तो कुल मिलाकर वो उधर बायो में नहीं जाना है। फिलहाल हम यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि मार्स गैस क्या है, मार्स गैस एक्चुअली CH4 होती है, इसका दूसरा नाम होता है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नाउ हमको चलना भी अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, द कंप्लीट कंबशन ऑफ CH4 गिव्स। अगर आप CH4 का कंप्लीट कंबशन करोगे, कंबशन का मतलब क्या है, O2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, तो मैं आपको बता दूं भाई, CO2 की ही बात नहीं है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे दिया जाए, हाइड्रोकार्बन दे दिया जाए, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, चाहे कोई एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, चाहे कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो, चाहे एलिफेटिक हाइड्रो, कुछ भी हो, साइक्लिक हो, नॉन साइक्लिक हो, कुछ भी हो, अगर उसने बोला है कंप्लीट कंबशन तो आप O2 के साथ रिएक्शन कराओ, हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन है उसको CO2 बनाओ और जो हाइड्रोजन है उसको H2O बनाओ, बस उसके अलावा कुछ नहीं बनाना। यही 2 चीजें बनते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, कंप्लीट कंबशन होगा तो वो कार्बन बनाता है CO2 और हाइड्रोजन बनाता है H2O। बाकी आप चाहो तो बैलेंस कर लीजिए भाई, एक कार्बन है, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2H2 कर दो, 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन काउंट करें, 2 इधर है, 2 इधर, 4 हो गए, तो ये इधर 2 आ जाएगा। कुल मिलाकर कहने का है क्या बना भाई, CO2H2 कहाँ है, COH2 CON2 CON2 COH2, ये रहा, लो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। डायरेक्टली था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हटा दीजिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्या कहता भैया हमसे क्वेश्चन नंबर 44, जरा देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन हमसे कह रहा है सर CH4 मतलब मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा बनाई जाएगी, बोर्ज रिएक्शन नहीं, डिकार्बोक्सिलेशन यहाँ बनाई जा सकती है, कोरियोसिंथेसिस नो, कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस नो। आंसर ही डिकार्बोक्सिलेशन। आप कहेंगे सर आपको तो डायरेक्टली पता है इसलिए आपने लगा दिया, भाई आपको भी पता होगा कुछ लोगों को, क्यों, क्योंकि ये जो मीथेन है इसकी प्रिपरेशन हम करा चुके हैं ना भाई, हम करा चुके हैं। एल्केन की सबकी प्रिपरेशंस प्रॉपर्टी सब खत्म कर चुके हैं भाई, आपको पता है हमने केमिस्ट्री ऑफ एल्केन एंड साइक्लोएल्केन पढ़ लिया था, केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन भी पढ़ लिया था, केमिस्ट्री ऑफ एल्काइन भी पढ़ लिया था, उधर हमने मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हैं उनको भी कवर कर लिया था, कैटालिसिस भी कवर कर लिया था। तो ये बहुत सारे यूनिट हम कर चुके थे और इनके क्लास नोट टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर चुके थे। अगर आपको नहीं मिले तो भाई अभी भी उधर ही पड़े, तो आप जा सकते हैं वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ना। तो ये सारी रिएक्शंस वहां पर हमने कराई थी। अगर आप बुर्ज रिएक्शन से देखो, सर बुर्ज रिएक्शन एल्केन बनाता है, बिल्कुल, क्या ये मीथेन बना सकता है, हम बोलेंगे नहीं बना सकता। क्यों, डिकार्बोक्सिलेशन बना सकता है, कोरियोसिंथेसिस नहीं बना सकता, कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं बना सकता। इनको डिटेल हमने पढ़ा था। अब ऐसा क्यों होता भाई, ये क्यों नहीं बना सकते, ये क्यों बना सकते हैं, तो इसके लिए ना हम थोड़ा सा काम करते हैं, इधर इनको करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पहुंचे, यहाँ आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, बुर्ज रिएक्शन थी ना, बिल्कुल बुर्ज की बात कर लेते हैं। बुर्ज रिएक्शन, भाई बुर्ज रिएक्शन में हमने क्या कहा है, हमारे पास एक एल्किल हैलाइड होता है, एल्किल हैलाइड होता है, मान लो CH3Cl है।
अच्छा, इसके ना 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं, आपको सबको पता है। एक मैंने ये ले लिया, दूसरा मैंने एल्किल हैलाइड ये ले लिया मान लीजिए। और रिएक्शन किससे कराते हैं बुर्ज रिएक्शन में हम सर? सोडियम के साथ कराते हैं। किस 2 सोडियम होते हैं यहाँ पर, और प्रेजेंस रहती है हमारे पास ड्राई ईथर। पानी नहीं लेते, क्या लेते हैं? सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट ड्राई ईथर। होता क्या भाई? होता ये है हमारे पास कि जो 2 सोडियम है, एक Cl इसका लेंगे, एक Cl इसका लेंगे, 2 NaCl यहाँ से निकल जाएगा और 2 NaCl निकल जाएगा, तो ये दोनों CH3 आपस में ऐड हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है, अगर आप बुर्ज रिएक्शन का यूज करते हैं तो कम से कम 2 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा, 2 कार्बन से कम का प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और हम क्या पूछ रहे हैं, क्या सर CH4 बन सकता है? हम कहेंगे कदापि नहीं बन सकता, क्योंकि अगर मैं 1 कार्बन का भी एल्डिहाइड लेता हूं तो आपको 2 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसी तरह से अगर हम दूसरी रिएक्शंस की बात कर लेते हैं, एक थे हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन की बात कर लेते हैं। डिकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या होता है? डिकार्बोक्सिलेशन मतलब होता है CO2 को निकलना। चलो यहां पर हम बात करते हैं कैसे करते हैं भैया। हम लेते हैं कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए, मान लो CH3COOH, ये होता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं भाई सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम मतलब क्या होता है सर? सोडा लाइम का मतलब होता है NaOH प्लस CaO। जब कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH का मिक्सचर जो लेता है उसका नाम सोडा लाइम होता है। ये बेस है, ये एसिड है, तो अब क्या करेगा? एसिड H प्लस देगा, NaOH आकर लग जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3COONA, ये बन जाएगा सर CH3COONA, क्योंकि यहाँ से Na गया, H हटाया, खुद जाके लग गया। और यहाँ से जो H है वो OH के साथ बना लेगा H2O, और H2O ये जो CaO है ये क्या करता है? एब्जॉर्ब H2O, ये H2O को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, इसलिए H2O को एब्जॉर्ब कर ले जाएगा। अब वापस से जो सोडा लाइम का NaOH है वो फिर से रिएक्शन करेगा भाई मेरे, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, यहाँ पर ये जो Na2CO3 यहां से निकल जाता है, ये निकल जाएगा आपका Na2CO3। भाई एक Na, 2 Na, कार्बन की 2 ऑक्सीजन इधर, एक इधर, तो कितना निकल जाए? Na2CO3। यहां से कौन है? CH3, और यहां पर कौन बचा? एक H बन जाएगा CH4। इसलिए हमने कहा था सर डीकार्बोक्सिलेशन में CH4 बनता है, लेकिन बुर्ज रिएक्शन में CH4 नहीं बनता है। सिंपल। थर्ड वाली रिएक्शन भी देख लेते हैं बात। आप करें सर बना दिए तो फिर काहे बता रहे हैं उसको? भाई मेरे पिछली बार पेपर में डीकार्बोक्सिलेशन से आ गया क्वेश्चन, हो सकता है इस बार बुर्ज से आ जाए, हो सकता है कोरेआ सिंथेसिस से आ जाए, हो सकता है कि आपका आगे एक और जो रिएक्शंस दे रखी है उससे आ जाए। तो हमारे पास अगली रिएक्शन आई थिंक कोरेआ सिंथेसिस है, उसको देख लीजिए। कोरेहाउस सिंथेसिस। तो इससे हमारा पता है क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से फायदा हमारा यही होता है। क्या फायदा होता है? पहली बात तो हम क्वेश्चन का आंसर समझते हैं, दूसरी बात क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं ये समझते हैं, तीसरी बात ये है भाई अगर 4 ऑप्शन है तो हमारे 4 टॉपिक क्लियर होंगे ना। 4 ऑप्शन को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो 4 टॉपिक क्लियर हो गए हमारे। और एग्जाम में किसी भी टॉपिक इस बार हो सकता है इससे पूछ ले, अगली बार किसी और से पूछ ले, तो भाई क्वेश्चन हमारे माइंड से नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए हम 70 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो 70 का मतलब क्या है? लगभग 70 क्वेश्चन में 200 टॉपिक, 200 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर जाओगे अगर ऑब्जेक्टिव के सारे जो आपके ऑप्शंस होते हैं अगर उनको भी आप सॉल्व कर रहे हो। ये क्लियरिटी। चलिए, और मैं उसी टाइप से करना चाहता हूँ कि कम में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करो ताकि आपका पेपर बहुत ही बेहतरीन और अच्छा हो। वैसे भी ऑल द बेस्ट आप लोगों के एग्जाम्स आपके आ चुके हैं, कुछ के स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ के स्टार्ट होने वाले हैं। तो वही चलिए अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कोरेहाउस सिंथेसिस में क्या होता है? कोरेहाउस सिंथेसिस में भी हमारे पास में कोई भी एल्किल हैलाइड होता है। एक कार्बन का एल्किल हैलाइड ले लिया, मान लो CH3Cl है ना। इसकी रिएक्शन मैं कराऊंगा किससे? R2CuLi, R2CuLi, R की जगह कोई भी एल्किल हैलाइड, एक कार्बन का तो लेना ही पड़ेगा, मतलब मैं CH3 का होल ट्वाइस CuLi ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं भाई मेरे, तो एक चीज ध्यान से सुन लेना, और वो ये है कि अगर ये कौन है? एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, तो इसमें CH3 पे क्या होता है? निगेटिव होता है। इसका काम होता है हमारा, इसका काम होता है CH3 निगेटिव को देना, और CH3 निगेटिव यहां से आएगा। सोचो
यहां से अगर CH3 नेगेटिव आएगा तो वो यहां कहां अटैक करेगा, वो अटैक करेगा CH3 पर, Cl को कर देगा बाहर। तो ध्यान से सुन लेना, यहां से क्या बनेगा भाई, ये एक तो ये CH3 होगा और इस CH3 पे जाके अटैक किसने किया, इसके एक CH3 ने, प्लस यहां से जो Li है वो Cl के साथ मिलकर बना लेगा LiCl। यहां से Li ने Cl के साथ मिलकर Li, तो यहां पर कौन बचेगा, एक CH3 एक Cu बचेगा, तो CH3Cu यहां पर निकल जाएगा। भाई डिटेल नहीं बता रहा हूं क्योंकि डिटेल रिएक्शन हमने क्लास के टाइम पे पढ़ रखी थी, तो आपको डायरेक्टली ये ध्यान रखना है। तो क्या पता चला भाई, बोर्ड रिएक्शन में 2 कार्बन का बनेगा, कोरेआओ सिंथेसिस में कम से कम 2 कार्बन का बनेगा भाई, है ना। और लेकिन डिकार्बोक्सिलेशन में 1 का आप बना सकते हो, 2 का भी बना सकते हो, 3 का भी बना, जितने का चाहिए उतने का बना लो भाई, वो आराम से मना नहीं करता, कह रहा तुम्हारी मर्जी है, तुम जितने का चाहोगे मैं तो उतने का बना दूंगा। अगली हमारे पास रिएक्शन कौन सी, वो देख लो एक बार, कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इसको भी हमने भाई किया था, ये सारे रिएक्शंस को हम कर चुके हैं। कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस, मुझे लग रहा है कि शायद हमने इसको पहले भी कर रखा था कि रिएक्शन, एक बार देखना। कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस, नहीं, कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं, ठीक है। कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस को हमने क्लास के टाइम पे किया था ना, और ये कई जगह किया था हमने, एल्कीन की प्रिपरेशन में भी किया था, आई थिंक एल्कीन की भी प्रिपरेशन में किया और एल्काइन की में भी, तो ये सब जगह हमने इस रिएक्शन को किया है, कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस को। कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, हमारे पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, मान लो CH3COOH ये होगा, या फिर इसका सॉल्ट ले लेते हैं डायरेक्ट, हमने इसका सॉल्ट ले लिया, मान लो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम एसीटेट है, या फिर पोटेशियम एसीटेट भी ले सकते हो। इसका मैं एक्वस सॉल्यूशन बनाना होता है, मतलब वाटर लेना होता है, और इसके 2 मॉलिक्यूल होता है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। फिर हम करेंगे इसका इलेक्ट्रोलाइसिस। जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो भाई आपको पता है एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। तो यहां से क्या होता है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, मैं 2 CH3 आपस में आके जुड़ेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनाएंगे, प्लस CO2 2 मॉलिक्यूल CO2 निकल जाएगा, प्लस Na 2 OH को लोग 2 NaOH बनाएगा, प्लस H2 निकल जाएगा। तो भाई ये दोनों बनते हैं आपके एट एनोड, ठीक है, और ये दोनों बनते हैं आपके एट कैथोड। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी, इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अभी हम करते हैं आगे। तो इन सब में भी आप एक चीज देखोगे, इसमें भी 2 कार्बन का कम से कम आपका जो कंपाउंड है वो बन रहा है, तो हम कहेंगे सर कोलवे हो नहीं सकता, कोरे हो नहीं सकता, बोर्ड हो नहीं सकता, तो एक ही आंसर था, वो तो डिकार्बोक्सिलेशन। क्लियर है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 45। क्या कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 45, जरा देख लीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन आर, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा भाई, इससे ज्यादा सिंपल रिएक्शन ही नहीं है कोई है। एल्कीन में भी ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी, एल्काइन में भी ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी। अगर आपको करना है क्या, देखो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, आप O3 के साथ O3 मिल जाए, Zn मिल जाए, उसके बाद H2 भी दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बॉन्ड तोड़ना है भाई। मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, आपको क्या करना है, आपको तोड़ना है ये बॉन्ड, और बॉन्ड तोड़ने के बाद 3 ऑक्सीजन है, तो एक भेज दोगे तुम Zn के पास, बाकी 2 बचेंगे, एक इधर डबल बॉन्ड से जोड़। मैं डायरेक्टली बता रहा हूं क्योंकि इसको डिटेल हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं भाई, इसको बहुत अच्छे से डिटेल पढ़ा था, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड, बिल्कुल, एक ऑक्सीजन इधर और दूसरा इधर, यहां से क्या बना, यहां से बन जाएगा, देखो ये CH3 सिंगल बॉन्ड C से एक O जोड़ा है हमने, डबल बॉन्ड O जोड़ दिया, और एक CH3 जोड़ दिया, ये बन गया, प्लस इधर क्या बनेगा CH3, उससे कौन जोड़ा CHO मतलब एल्डिहाइड। तो कुल मिलाकर एक एल्डिहाइड बन जाएगा, एक बन जाएगा आपका कीटोन। तो जरा देखो यहाँ पर 2 कीटोन है, नहीं बनेगा सर, यहाँ पर एक कीटोन एक कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं बनेगा सर, यहाँ पर एक कीटोन एक एल्डिहाइड, बिल्कुल सर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आई होप क्लियर होगा, बहुत ही सिंपल सी आसान सी रिएक्शन थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 46, बिल्कुल बहुत ही बेहद प्रकार का सिंपल क्वेश्चन हमारा आ गया है, बेहद प्रकार का सिंपल क्वेश्चन आ गया है। और क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि सर बताइए
द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट क्या होगा, HBr के साथ तो रिएक्शन करा रहे हैं, लेकिन साथ में भाई साहब ने दे रखा है H2O2। H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगर हम HBr की रिएक्शन किसी एल्कीन से करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, तो हम यूज करते हैं एंटी मार्कोवनिकॉव रूल्स, मार्कोवनिकॉव्स रूल, एंटी मार्कोवनिकॉव रूल यूज होगा हमारा। ठीक है, तो भाई एंटी मार्कोवनिकॉव एक बार फिर से सुन लेते भाई। मार्कोवनिकॉव रूल क्या होता है? मार्कोवनिकॉव रूल क्या होता है? मार्कोवनिकॉव रूल ये होता है कि जब किसी एल्केन की रिएक्शन किसी हाइड्रोजन हैलाइड से कराई जाती है तो हैलोजन एटम वहां जाके, हैलोजन मतलब जो भी नेगेटिव पार्ट है वहां जाके जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। आई होप क्लियर है? वहां जाके जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो भाई अगर मैं HBr अगर H2O2 ना हो तो Br कहाँ जुड़ेगा? जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कम है तो यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ H जुड़ जाएगा। लेकिन अगर परऑक्साइड दे दिया जाए तो वहां पर हम यूज करते हैं एंटी मार्कोवनिकॉव रूल। एंटी मार्कोवनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग ये है कि भाई यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, पहले तो डबल बॉन्ड को तोड़ो, डबल बॉन्ड को तोड़ने के बाद Br वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। भाई इसके पास एक है, इसके पास दो, तो मैंने यहाँ पर जोड़ दिया Br। तो H कहाँ जुड़ेगा? यहाँ, तो ये हो जाएगा CH2। ये एंटी मार्कोवनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। अगर परऑक्साइड है तो ये बनेगा, अगर परऑक्साइड नहीं होता तो हमारा, देखो ये दे रखा है वैसे, इसको देखो, अगर मैं बॉन्ड को तोड़ूंगा, यहाँ Br यहाँ H जोड़ूंगा तो ये बनेगा, यहाँ H यहाँ Br जोड़ूंगा तो ये बनेगा। तो ये तो दो Br जुड़ ही नहीं सकते, यहाँ पर दो हाइड्रोजन जुड़ ही नहीं सकते। इन दोनों में देख, ये मार्कोवनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग है, ये है मार्कोवनिकॉव, और ये अकॉर्डिंग है एंटी मार्कोवनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग। तो हम देखें अगर परऑक्साइड नहीं होता तो ए वाला सही था, परऑक्साइड है इसलिए कौन सा सही है? बी वाला सही है। तो हमारे पास एंटी मार्कोवनिकॉव रूल ये कहता है इफ, अगर हम क्या करते हैं HBr की रिएक्शन कराते हैं किसी अनसिमेट्रिकल, किससे? एल्कीन के साथ, एसिमेट्रिक एल्कीन के साथ, तो वहां पर हमारा जो Br है वो वहां जाके लगेगा जहां पर हाइड्रोजन के जो नंबर है वो ज्यादा होता है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर। एंटी मार्कोवनिकॉव रूल हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको बहुत डिटेल से हमने वहां पर पढ़ा था तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब हम पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि सर हाइड्रेशन ऑफ द एसिटिलीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, या इनमें से कोई नहीं? हाइड्रेशन का मतलब है H2O को जोड़ना। हाइड्रेशन मतलब क्या है? H2O को जोड़ना। जोड़ना मतलब एडिशन, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? रिप्लेस करना होता है। तो कुल मिलाकर सर ऑप्शन सी तो हो नहीं सकता, ऑप्शन डी भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, ऑप्शन सी तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूशन बोला है। अब बात आती है हमारे पास एडिशन की, क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है या फिर हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है? अगर एल्कीन का एडिशन होता ना, एल्कीन का एडिशन मोस्टली आपको जहां तक है देखा जाएगा तो एल्कीन का एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, और एल्काइन का एडिशन जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। जरा इस चीज को अपने दिमाग में डाल लेना, बाकी हम इधर देख लेते हैं। ये है, जैसे मान लीजिए एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। हम रिएक्शन कराएंगे किससे? H2O से, H2O, H2 के पास लोन पेयर होता है सर, बिल्कुल होता है। अब इसके जो लोन पेयर है ना, इसकी जो लोन पेयर है वो जाकर अटैक करेंगे इस कार्बन पर, तो बॉन्ड टूट जाएगा इधर, और इधर टूटने से क्या होगा सर? इधर टूटने से ये होगा कि यहाँ पर क्या, ये डबल बॉन्ड रह जाएगा। पहली बात तो CH से कौन लग जाए? OH2 पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या H प्लस हटा दूंगा, डायरेक्ट लगाता हूँ OH, और इधर क्या लग जाएगा? CH, जो H हटा वो यहाँ पहुंच जाएगा CH2 सिंगल डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, ये हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो वापस से इसके पास जो लोन पेयर है वो लोन पेयर क्या करेंगे? इधर कॉन्जुगेशन में जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड लेके आएंगे और ये वाला बॉन्ड इधर टूट जाएगा, और इससे क्या हो जाना भाई? इससे ये हो जाएगा कि CH2 था, ये H प्लस आके यहाँ लग जाएगा, CH3 हो गया, यहाँ डबल की जगह सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH, और यहाँ डबल बॉन्ड O यानी कि CHO बन जाएगा। कुल मिलाकर हमारा प्रोडक्ट बनता है एसिटाल्डिहाइड। लेकिन आपको ये प्रोडक्ट से मतलब ही नहीं है, उसने कहा भी कौन ऐड हो रहा है पहले। तो H2O किसका काम करता है? हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। सर H2O के पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन रिच है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा? तो नेगेटिव। नेगेटिव किसको चाहेगा? पॉजिटिव को। पॉजिटिव कहाँ होता है? न्यूक्लियस पर। तो पॉजिटिव को चाहने वाला, न्यूक्लियस को चाहने वाला, न्यूक्लियोफाइल। तो मतलब H2O हमारा न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो कौन पहले अटैक कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल।
और ऐड हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे हम क्या, क्या बोलेंगे भाई, इसको हम बोलेंगे सर इट इज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 47 हो जाएगा हमारे पास, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आई होप क्लियर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दे रखा है। सीसी बॉन्ड लेंथ ऑफ बेंजीन इज, बेंजीन की कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ कितना होता है। तो एक चीज ध्यान रखना भाई, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, ओके। अगर कार्बन सिंगल ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है लगभग 1.20। पूछा किसमें से, पूछा हमसे बेंजीन में। बेंजीन ये तो होती है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये होता है। हमसे क्या सर बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच के जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, तो उसने ये नहीं कहा कि भाई डबल बॉन्ड वाले की पता नहीं, सिंगल बॉन्ड वाले की पता नहीं, इसने ये तो बोला नहीं। अब अगर आप डबल बॉन्ड के हिसाब से देखो तो आपके दिमाग में आएगा सर 1.34 हो सकता है, सिंगल बॉन्ड के हिसाब से देखो आप कहेंगे सर 1.54 हो सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? अगर यहां पर हम जानते हैं भाई बेंजीन में रेजोनेंस नाम की कोई चीज होती है ना, बिल्कुल होती है। सर ये बेंजीन है, मुझे ये बताओ अगर मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं तो ये क्या है, हम कहेंगे सर ये भी बेंजीन है। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, तो ये बन गया। तो कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं, कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि जब ये रेजोनेंस करता है, जब ये रेजोनेंस करता है तो कुछ इस तरह से इसके जो बॉन्ड हैं वो इस तरह से क्या करेंगे, रोटेट करते रहते हैं। तो उस केस में ना तो इसका बॉन्ड परफेक्टली डबल बॉन्ड होगा, ना ही परफेक्टली क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। यानी कि इसकी बॉन्ड लेंथ ना तो डबल बॉन्ड की जितनी होगी, ना ही सिंगल बॉन्ड की जितनी होगी, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आएगी। तो आप देखो 1.21 हो नहीं सकता, 1.34 नहीं हो सकता, इन दोनों के बीच में कौन सी आ रही है, 1.39। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 49 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन आर, क्या प्रोडक्ट बनेंगे इस रिएक्शन के। तो ये हमारे पास एक ईथर दे रखा है, ROR टाइप का ईथर है, HI के साथ रिएक्शन करा रहा है। तो आपको बताना कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, बॉन्ड टूटता है भाई। तो मैं आपको बता दूं इसकी कुछ कंडीशंस हैं, इसकी ना कुछ कंडीशंस होती है भाई। तो मैं उनको इस तरह बताने की कोशिश करता हूँ आपको कंडीशंस क्या होती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास है ROR डैश, है ना, एक तरफ R है एक तरफ R डैश है। तो आप क्या करोगे, या फिर दोनों तरफ R लगा देते, चलो ROR और रिएक्शन करा रहा है मान लो HI से ये, तो एक बॉन्ड टूटेगा, एक बन जाएगा ROH प्लस एक बन जाएगा RI। HI के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक बॉन्ड टूटा, मान लो यहाँ से बॉन्ड टूटा, यहाँ से बॉन्ड टूटने के बाद इधर H इधर I, मैंने ऐसा लगा दिया। लेकिन कौन सा बॉन्ड टूटेगा सर, ये वाला बॉन्ड, इस वाले को भी तोड़ सकते थे ना, बिल्कुल तोड़ सकते थे, काहे नहीं तोड़ा, अभी तो हमने जनरल लिया ना। अब कौन सा तोड़ना ये डिपेंड करता है कि ग्रुप कौन सा लगा है। इसके सर 3 केस होते हैं हमारे पास। पहला केस, केस नंबर 1, केस नंबर 1 हमारे पास ये है कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक रिंग है और रिंग से ऑक्सीजन लगा है, उससे कोई भी एल्किल ग्रुप लगा है। ऐसे केस में अगर मैं HI के साथ रिएक्शन करा रहा हूं तो मैं आपको बता दूं भाई, अगर कहीं रिंग लगी है तो रिंग से डायरेक्टली जो ऑक्सीजन लगा है, रेजोनेंस की वजह से ये वाला बॉन्ड कभी नहीं टूट सकता, इसलिए बराबर वाला बॉन्ड टूटेगा और बराबर वाला बॉन्ड टूटेगा। तो अगर हमारे पास एरोमेटिक ईथर होता है तो ऑलवेज आपका ऑक्सीजन की तरफ क्या लगता है, H लगता है, तो फिनॉल बनेगा प्लस CH3I यानी कि एल्कलाइड मिथाइल हाइड्राइड। आई होप पहले कहानी होगी। दूसरा केस हमारे पास क्या होता है सर, केस नंबर 2 हमारे पास ये होता है, अगर रिंग हुई तो डायरेक्टली हमेशा हमारा फिनॉल बनेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगला हमारे पास ये होता है, अगर मान लीजिए मेरे पास में कोई एल्किल ग्रुप है और वो एल्किल ग्रुप क्या है, 3 डिग्री है, क्या है, 3 डिग्री है। अब मैं जानना ये चाहता हूं, अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूं HI के साथ, सर कौन सा बॉन्ड टूटेगा। तो भाई जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा हो, यहाँ भीड़ भाड़ कम है, जहां भीड़ भाड़ ज्यादा है तो धक्का मुक्की ज्यादा होगी ना, धक्का मुक्की ज्यादा होगी तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3। अब इसके पास ऑक्सीजन तो है नहीं, तो कौन जुड़ेगा,
मतलब हेलोजन जाके जुड़ेगा, प्लस ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा CH3OH। ये कंडीशन आपकी बन जाती है। अगर केस नंबर थर्ड क्या है भाई सर? केस नंबर थर्ड हमारे पास ये है, अगर मान लीजिए हमारे पास में क्या है, इस तरह का हमने दे दिया CH3 CH2O CH3 और रिएक्शन करा रहा मैच है के साथ। ऐसा कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ना तो कोई एरोमेटिक ईथर है, ना ही कोई 3 डिग्री वाला ईथर है, बाकी इसके अलावा कोई भी है केस 3 में। तो भाई आप एक चीज ध्यान रखना, बड़ा वाला एल्कोहल बनेगा, छोटा वाला बनेगा हैलाइड। तो मतलब आपको छोटे वाले ग्रुप को तोड़कर भगा देना है। तो ये बड़ा वाला ग्रुप है, ये छोटे वाला को तोड़ो, और तोड़ने के बाद क्या बन जाएगा भैया? ये बन जाएगा CH3 CH2OH प्लस CH3I। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, आसान रिएक्शन है। तो भाई इस बार आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा, हो सकता है अगली बार ये वाला पूछ ले या ये वाला पूछ ले, तो आपको उसका आंसर देना होगा, है ना। तो आपसे पूछा भाई 3 डिग्री एक तरफ ये, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? अब ये भी कराई, बिल्कुल सेम टू सेम रिएक्शन करवाई नहीं, तो कौन सा टूट जाएगा? ये वाला टूटेगा, इधर I लगेगा, इधर H लगेगा, तो CH3 ये I हो गया बिल्कुल। इसको हटाकर ऊपर चलते थोड़ा सा, ये तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, I इधर आ गया, H इधर आ गया, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन बी विल बी द राइट, ठीक है ना। तो इसको यहाँ से बॉन्ड टूटा, तो I इधर और H इधर, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 49। अभी हम चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 50। और क्वेश्चन नंबर 50 हमसे क्या करा, जरा इसके बारे में सुन लेते हैं। द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज, क्या है मेन प्रोडक्ट भैया? एपॉक्साइड दे रखा है, ग्रिग्नार रिएजेंट दे रखा, ग्रिग्नार रिएजेंट में हम जानते हैं CH3 नेगेटिव Mg पॉजिटिव होगा, क्योंकि भाई मेटल है तो पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव होगा। अब ये नेगेटिव जाकर अटैक करेगा इस कार्बन पर, इस पे क्यों? कम जगह है ना इसके पास, जगह है इसके पास, और इस बॉन्ड को तोड़ देगा ऊपर की साइड। तो क्या होगा भाई? यहाँ पर CH3 है, ठीक है, इससे CH है, ठीक है, इससे CH2 है, ठीक है, इस CH2 से कौन आगे लग गया है? CH3 आगे लग गया सर। और इस पर जो बॉन्ड टूटा है, इस O पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव, और इस नेगेटिव से लग जाएगा हमारे पास MgBr पॉजिटिव। ओके, इसके बाद उसने कहा भाई हाइड्रोलाइसिस करा दो। हाइड्रोलाइसिस करेंगे H2O से, तो H2 से करेंगे तो CH3 CH CH2 CH, इससे तो कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल। O पर नेगेटिव था, नेगेटिव से H प्लस आएगा, H2O से H लग जाएगा, और बाकी जो OH है वो Mg के साथ निकल जाएगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा 2 ब्यूटेनॉल। तो यहाँ पर हम बात करें या ब्यूटेन 2 बोल सकते हो, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस थे। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि अगले लेक्चर में हम एक नई एनर्जी के साथ मिलेंगे, और लेक्चर को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।